आज किसी भी प्रकाशन के लिए प्रूफ रीडिंग की आवश्यकता अत्यंत है। उसके स्वरूप को समझना भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आज प्रकाशन, मुद्रण तथा पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग प्रूफ रीडिंग अर्थात पाठ शोधन और प्रूफ रीडर अर्थात पाठ शोधक शब्दों से परिचित है। प्रूफ रीडर लेखक और प्रेस के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। लेखक या संपादक से पांडुलिपि मिलने के बाद से लेकर छपकर तैयार हो जाने तक का सारा दायित्व उसी का होता है। यह अनुभव सिद्ध तथ्य है कि जैसे कोई चिकित्सक अपनी चिकित्सा स्वयं नहीं कर पाता, उसी प्रकार कोई लेखक भी स्वयं की कृति की प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता। चाहे लेखक 10 बार प्रूफ क्यों न देख ले, तब भी त्रुटियों की संभावना बनी ही रहती है। अतः प्रूफ रीडर की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। हम आज प्रूफ रीडिंग की आवश्यकता के विषय में विस्तार से देखते हैं। पाश्चात्य देशों में प्रूफ रीडिंग कला को अत्यंत सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है तथा वहां प्रूफ रीडर को उचित आदर दिया जाता है, परंतु भारत में विशेषकर हिंदी क्षेत्र में अब तक इस और बहुत कम ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि हिंदी की पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में कभी कभी बड़ी बड़ी भूलें देखने को मिलती है। कुछ ही प्रकाशक प्रूफ रीडिंग के कार्य को लेखन और संपादन के समान महत्वपूर्ण मानकर अपने यहाँ प्रूफ रीडर नियुक्त करते हैं। अधिकांश प्रकाशक और पत्रिकाओं के संचालक प्रूफ रीडिंग को सबसे सरल, दायित्वहीन तथा बेकार का काम तथा प्रूफ रीडर को हेय दृष्टि से देखते हैं और अपने यहाँ पेशेवर प्रूफ रीडर नहीं रखना चाहते। हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य शिवपूजन सहाय न केवल एक अच्छे संपादक वरन एक बहुत अच्छे प्रूफ रीडर भी थे। उन्होंने हिंदी के अनेक दिग्गज साहित्यकारों की कृतियों को प्रूफ रीडिंग करके परिष्कृत और पठनीय बनाया। शिव बाबू ने प्रूफ रीडिंग की कला सिखाने तथा प्रूफ रीडरों को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा परीक्षा का प्रबंधन करने का जोर दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में परीक्षा का प्रबंधन करने पर बल दिया था, जिससे अच्छे प्रूफ रीडर तैयार किए जा सके। उनके शब्दों में कहें तो हमारे प्रकाशक और प्रेसों के मालिक सस्ते से सस्ते प्रूफ शोधक खोजते हैं। उनकी दृष्टि में प्रूफ शोधक एक निरीह प्राणी है, फिर भी बेचारा उनकी दया का पात्र नहीं। उसका अस्तित्व अनिवार्य नहीं समझा जाता। कितने ही प्रेसाध्यक्ष प्रूफ रीडर रखने की आवश्यकता ही नहीं समझते। सचमुच हिंदी जगत के अनेक प्रेसों में प्रूफ रीडर है ही नहीं। बहुत से पत्र पत्रिका कार्यालयों में भी प्रूफ रीडर नहीं रखे जाते। छोटे मोटे प्रकाशक जिनके पास अपना प्रेस नहीं है, दूसरे प्रेसों पर ही निर्भर रहते हैं, नहीं तो किसी लेखक या विद्वान से ही काम लेते हैं। प्रत्येक लेखक अच्छा प्रूफ रीडर नहीं हो सकता।
विद्वान से प्रूफ रीडिंग कराना तो तभी उचित है जब कोई अत्यंत महत्वशाली ग्रंथ छप रहा हो। यह आवश्यक भी नहीं कि हर एक विद्वान सुयोग्य संपादक और प्रूफ रीडर भी हो। लेखक या विद्वान जितना समय और दिमाग प्रूफ में लगाएगा उतने में वह सुंदर साहित्य की रचना कर सकता है। हिंदी संसार के अनेक संशोधन करने वाले विद्वानों का काफी से ज्यादा समय प्रूफ देखने में बर्बाद हो गया है और अब भी हो रहा है। यदि इस कला की शिक्षा पाए हुए योग्य व्यक्ति सुलभ होते तो अनेक विद्वानों के जीवन के अमूल्य क्षण साहित्य सृष्टि के लिए बच पाते। सरल उपाय यह है कि प्रूफ रीडरों को तैयार करने के लिए आज एनईपी के अंतर्गत कई विश्वविद्यालय प्रूफ रीडिंग को अभ्यासक्रम में पढ़ा रहे हैं, किंतु उसके लिए योग्य मार्गदर्शन कम मिल रहा है। यह तथ्य उतना ही सच है। शिवपूजन सहाय लिखते हैं कि इससे हिंदी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा भी संकटापन्न होगी। जब हमें इस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा की पदमर्यादा के योग्य बनाना तथा अपने साहित्य का नवनिर्माण करना है तो यह आवश्यक है कि हम अपनी भाषा की हर एक छोटी बड़ी समस्या पर गहराई से विचार करते रहने में तत्पर हों। हम समझते हैं कि प्रूफ रीडिंग की कला सिखाने तथा इस कला को उन्नत करने के लिए हिंदी का मान बढ़ाने की समस्या सर्वापेक्षा महत्वपूर्ण है। प्रूफ रीडर को अपनी भाषा का, उसके व्याकरण, वर्णविन्यास तथा विरामादि चिन्हों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, जिनकी सहायता से उसका मुख्य कार्य अशुद्धियों को रेखांकित करना तथा शोधन करना है। जिस विषय का लेख या पुस्तक हो उसे समझ लेने की बौद्धिक योग्यता भी उसमें होनी चाहिए, परंतु यह ध्यान रहे कि प्रूफ रीडर की अपनी समस्याएं हैं। वह संपादक के रूप में पुस्तक में मनचाहा परिवर्तन नहीं कर सकता। उसे केवल सुझाव देना है कि पुस्तक में क्या कमियां हैं और उनका निराकरण कैसे किया जाए। वह पुस्तक की भाषा के बारे में भी लेखक को सुझाव दे सकता है और लेखक प्रकाशक की अनुमति से भाषाई संशोधन भी कर सकता है। प्रूफ रीडर का कार्य यह देखना भी है कि पांडुलिपि की विषय सूची के अनुसार सारी सामग्री इस क्रम में इन्हीं पृष्ठों पर लगी है अथवा नहीं। यदि कंपोजिंग के पश्चात लेखक ने लेखों का क्रम आगे पीछे किया है तो विषय सूची में सुधार हुआ अथवा नहीं, फुटनोट या एंड नोट ठीक से लगे हैं या नहीं, यह सब कुछ प्रूफ रीडर को या प्रूफ शोधक को देखना होता है और इस आवश्यकता की बात उसे समझनी है। इसके साथ ही प्रूफ रीडर को कंपोजिंग तथा मुद्रण की साधारण बातों की जानकारी भी होनी चाहिए। यह जानकारी होने पर ही वह प्रकाशक, आवश्यकतानुसार लेखक और कंपोजिटर को भी पुस्तक की उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए सुझाव दे सकता है। जैसे पुस्तक के पृष्ठों की संख्या के अनुसार पुस्तक का आकार क्या होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया जाना चाहिए, फॉन्ट आकार कितना होना चाहिए, आदि आदि बातें प्रूफ रीडर या प्रूफ शोधक अपनी
आवश्यकतानुसार लेखक या संपादक को बता सकता है। वह आवरण पृष्ठ अर्थात कवर पेज पर के चित्र, अंकन तथा रंगों पर भी सुझाव दे सकता है। वह यह बता सकता है कि शांत विषय पर भड़काऊ कवर सर्वथा अनुचित है। प्रायः हिंदी के प्रकाशक अपनी पुस्तकों के आवरण पृष्ठ को कवर डिजाइन अर्थात आवरण सज्जाकार के भरोसे छोड़कर उसकी प्रूफ रीडिंग ही नहीं करवाते और बाद में धोखा खाते हैं। प्रख्यात आलोचक आचार्य शिवपूजन सहाय लिखते हैं कि यहाँ तक कि स्वयं लेखक भी अपनी पुस्तक का कवर पृष्ठ उसके प्रकाशन से पूर्व नहीं देख पाता और प्रकाशित होने के बाद ही देख पाता है। ऐसे में त्रुटिपूर्ण आवरण पृष्ठ छप जाने पर लेखक और प्रकाशक दोनों की बड़ी किरकिरी होती है, क्योंकि मुख पृष्ठ पर प्रूफ की गलती साक्षात दृष्टिगोचर होती है और बहुत भद्दी लगती है। इन पंक्तियों को लिखने वाले लेखक शिवपूजन सहाय ने लेखक के दौरान ऐसी बातें खुद देखी है और उन्होंने पुस्तक को पुनः छापने की अनेक घटनाओं का भी उल्लेख किया है। एक कुशल प्रूफ रीडर में छिद्रान्वेषणी शक्ति, दृष्टि की तीव्रता, धैर्य, सजगता तथा श्रमशीलता आदि गुणों से संपन्न होना अनिवार्य है। यह कार्य निसंदेह अत्यंत कठिन है। आचार्य शिवपूजन सहाय के ही शब्दों में कहें तो इसे अर्थात प्रूफ रीडिंग को विद्वान लोग दिमाग को दिक करने वाला और आंख फोड़ने वाला काम समझते हैं। सचमुच हिंदी का प्रूफ पढ़ना आंखों का इत्र निकालना है, किंतु यह काम चाहे कितना भी फालतू या मनहूस या नेत्रोत्पीड़क हो, यह तो हर हालत में मानना ही पड़ेगा कि इस काम का महत्व भी सर्वोपरि है। यदि प्रूफ ठीक से न देखा जाए तो अच्छे से अच्छे लेखक कौड़ी के 3 हो सकते हैं। प्रूफ रीडिंग में कसर रह गई तो अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है। समस्त पदों में 36 का नाता क्यों है? इस तरह के बहुतेरे प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया जा सकता है कि प्रूफ सावधानता से देखा न गया। ऐसी महिमा है प्रूफ संशोधन की। यह जानकारी मिलती है कि अपने देश में मुद्रण के साथ साथ प्रूफ रीडिंग की कला भी पश्चिम से आई है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सन 1439 में जोहानस गुटेनबर्ग द्वारा जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में आधुनिक चल प्रिंटर के आविष्कार के बाद सन 1499 में लिखे गए एक अनुबंध में लेखक पर प्रूफ रीडिंग की जिम्मेदारी का उल्लेख किया है। प्रूफ रीडिंग में प्रयुक्त लिपि बहुत कुछ संकेत लिपि से मिलती जुलती है, अर्थात इसमें व्यक्त होने वाले लगभग समस्त चिन्ह अंग्रेजी के ही है। हिंदी के अपने स्वतंत्र चिन्ह अब तक देखने में नहीं आए और अंग्रेजी के ही चिन्ह प्रचलित है। उन्हीं चिन्हों से हिंदी वालों का भी कार्य हो जाता है और कोई विशेष कठिनाई अब तक देखने में नहीं आई। सभी अच्छे कंपोजिटर इन संकेतों का अर्थ समझते हैं, अतः सदा चिन्हों का ही प्रयोग करना चाहिए और जो भी संशोधन लेख में किया जाए उसका सांकेतिक चिन्ह मार्जिन में
अवश्य बता देना चाहिए। कंपोजिटर मार्जिन के चिन्हों को देखता है। इसके साथ ही प्रूफ रीडिंग सदा ऐसी स्याही से करना चाहिए जो स्पष्ट दिखाई दे। इस कार्य के लिए लाल स्याही ठीक रहती है। पेंसिल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। रेखा खींचकर शोधन करने से भी यथासंभव बचना चाहिए। प्रूफ के ऊपर से रेखा खींचकर फिर मार्जिन में शोधन करने से प्रूफ भद्दा हो जाता है और सारा कागज रेखाओं से भर जाता है। और यदि रेखाएं एक दूसरे को काटकर चली गई हों तब तो कंपोजिटर के लिए करेक्शन करना कठिन हो जाता है। अनेक त्रुटियां पूर्ववत रह जाती हैं और प्रूफ रीडर का परिश्रम व्यर्थ जाता है। फलतः प्रूफ रीडर को दी गई जगह 3 या 4 बार प्रूफ देखना पड़ता है। हाँ, यदि 2 बार ही अशुद्धियां इधर उधर हों तो इस प्रकार के शोधन से कोई हर्ज नहीं है। बड़ी और महत्वपूर्ण कृतियों की डबल रीडिंग अर्थात 2 अलग अलग प्रूफ रीडरों द्वारा रीडिंग की जानी चाहिए। तकनीक के विकास के साथ प्रूफ रीडिंग की कला में भी बदलाव देखने को मिला है। पहले प्रिंट निकालकर हाथ से संशोधन किया जाता था। अब तो नए जमाने के प्रूफ रीडर सीधे कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं। अंग्रेजी के लेखों को सुधारने में तो सॉफ्टवेयर मदद करता है और अब हिंदी में भी यह प्रक्रिया होने लगी है, पर वह 100% कारगर नहीं है। ध्यातव्य है कि एक छोटी से छोटी त्रुटि, चाहे वह किसी पुस्तक में हो, किसी पत्रिका में हो, समाचार पत्र में हो, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पोस्ट में ही क्यों न हो, पाठक के दिमाग में आजीवन लेखन की या लेखक की एक नकारात्मक छवि का निर्माण करती है। प्रूफ शोधन मुद्रण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कंपोज की हुई सामग्री में अनेक त्रुटियां रह गई है या नहीं रही उसको देखना। अतः कंपोज की हुई सामग्री में जो त्रुटियां होती है उनको चिन्हित करके सही कर लेने का कार्य करने वाले को प्रूफ संशोधक, प्रूफ रीडर कहा जाता है। यह बात हमें प्रूफ रीडिंग के विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब हम प्रूफ रीडिंग के स्वरूप के विषय में बात करते हैं तो इन बातों को तो हमें समझना ही चाहिए। किसी भी प्रकाशन संस्थान में प्रूफ रीडर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसे भाषा, व्याकरण तथा विरामादि चिन्हों को यथास्थान प्रयोग करने का परिपक्व ज्ञान होना आवश्यक होता है। प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रूफ रीडिंग अर्थात प्रूफ संशोधन का काम नहीं कर सकता। प्रूफ संशोधन कार्य करने वाले कुछ विशिष्ट व्यक्ति विशेष रूप से यह कार्य स्वतंत्र रूप से भी करते हैं। साधारणतः बड़ी प्रकाशन संस्थाओं में जहां निरंतर यह कार्य चलता रहता है वहां स्थायी प्रूफ रीडर नियुक्त किए जाते हैं। समाचार पत्रों में भी स्थायी रूप से प्रूफ संशोधक नियुक्त रहते हैं। अंतिम रूप से मुद्रित पुस्तक, समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं में यदि पाठक त्रुटियां देखता है जो किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे तथ्यात्मक, वर्तनी संबंधित या भाषात्मक, तो पाठक को बड़ी झुंझलाहट होती है। बहुत सी त्रुटियां ऐसी भी रह जाती है जिन्हें पाठक भ्रम में पढ़कर या अज्ञानवश शुद्ध मान लेता है, और यदि वह स्वयं भी किसी शब्द की वर्तनी या प्रयोग को सही जानता हो तो भी छपी हुई अशुद्धता को ही प्रामाणिक मानकर
स्वयं भी गलत लिखने लगता है। समाचार पत्र में प्रूफ संशोधन विभाग होता है। वह प्रूफ संशोधक एक, दो या अधिक भी हो सकते हैं। संपादक या उपसंपादक के द्वारा समाचार, लेख तथा अन्य प्रकार की सामग्री को लिखकर और टाइप करवाकर कंपोजिंग विभाग में भेज दिया जाता है। कंपोज होने के बाद उसका प्रूफ शोधक के पास जाता है, जिसे वह उसकी कॉपी अर्थात पांडुलिपि से मिलाकर गलतियों को चिन्हित करके शुद्ध करता है और उन्हें ठीक करने के लिए पुनः कंपोजिंग विभाग में भेज दिया जाता है। वहां वह ठीक की जाती है तथा उनका मिलान किसी तृतीय व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यही प्रूफ रीडिंग का स्वरूप है। समाचार पत्र में अशुद्धियों के लिए जितना संपादकीय विभाग उत्तरदायी है, उससे कम प्रूफ संशोधन विभाग भी नहीं है। प्रूफ संशोधकों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए प्रेस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में उन्हें पत्रकार श्रेणी में रखने का सुझाव दिया, लेकिन प्रेस मालिकों ने उसके इस प्रतिवेदन को ठुकरा दिया था। अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ और उसकी अनेक शाखाओं ने सर्वोच्च न्यायालय का द्वार इसके लिए खटखटाया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रूफ संशोधकों को पत्रकार श्रेणी मान्य कर लिया। कुशल प्रूफ संशोधक मात्र कॉपी को देखकर उसकी मक्खी पर मक्खी मारने का ही काम नहीं करते। वह सामग्री के विचारों, तथ्यों और भाषा के क्षेत्र में संपादकीय कार्य पर भी कड़ी दृष्टि रखते हैं। वह मूल कॉपी में यदि टंकण की भी कोई गलती होती है तो वह उसको भी सुधार देते हैं। यह कहना तो उचित ही है कि प्रूफ संशोधन का कार्य बहुत एकाग्रता पूर्वक करना आवश्यक है।